अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। हमारी बात शुरू भी ख़त्म इस बात पे होती है कि हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, हमारी माशी हालत कैसी है। और हमारी माशी हालत का ताल्लुक, सीधा ताल्लुक जुड़ा हुआ है मुल्क की माशी हालत से। लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह, बाकी तमाम चीज़ें, बेसिक हकूक़ अपनी जगह, लेकिन असल और अभी जब इलेक्शंस हुए, इस पर अभी सबसे बड़ा बयान और वादा यही था हर को पॉलिटिकल पार्टी का कि हम आके आपकी ज़िंदगी बदलेंगे, माशी हालत बदलेंगे। मुस्लिम लीग नवाज शायद इसलिए जीती कि लोगों का ख्याल है कि ये एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट लाते हैं और इनके ज़माने में कारोबार बढ़ता है, मईशत असल क्वेश्चन है। तो आज हमने इसी पे सोचा आपसे बात कर, आपको हम कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब ढूंढें कि ये आने वाले कुछ माह कैसे होंगे, जो आने वाली गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, क्या करना चाहिए और क्या कुछ हो सकता है। आज जहाँ हम खड़े हैं, हमारे पे 14,000 अरब के कर्ज़ों में पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। आपको और मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें कितने सिफर लगते हैं। 2008 में ये सिर्फ तकरीबन 5,000 अरब था, 14,000 अरब। नवाज शरीफ ने अपनी अभी जब पहले अपने मेंबर्स को एड्रेस किया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता एनर्जी का क्या करूं, वो पहले सर्कुलर डेट उतारूं 500 अरब का, कि मैशत को संभालूं, कर्जे उतारूं। बात हम इसी पे आज करेंगे कि क्या होने वाला है आपके साथ, मेरे साथ। और इसके अंदर मैंने इसके बहुत ही एक रेलेवेंट हमने पैनल किया है जो समझ की बात कर सके हमारे साथ। मेरे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने, डीन नस स्कूल ऑफ बिजनेस हैं और 11 साल आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, आप गवर्नर ऑफ पाकिस्तान के एडवाइज़र भी रहे। वो भी आपसे पूछेंगे 11 साल में क्या किया आपने हमारे साथ। हमें लाहौर में ज्वाइन किया है ज़ुबैर उमर साहब ने, ये मेंबर माशी एडवाइजरी कमेटी मुस्लिम लीग नवाज के हैं और ये उनकी माशी पॉलिसी में, और इनकी अहमियत का अंदाज़ा आपको इससे हो जाएगा कि इस कमेटी में इनके साथ सरताज अजीज़ साहब थे, इसाक डार साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं। तो बड़ी हाई पावर्ड कमेटी थी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मुरतब कर रही है। कराची से हमें ज्वाइन किया है असद उमर साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, टॉप एंटरप्रेन्योर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। और मैं नाज़रीन आपको शुरू में बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि असद उमर साहब और ज़ुबैर उमर साहब ये भाई भी हैं, और लेकिन इनकी सियासत के बावजूद इनके ताल्लुकात ठीक है, इनके सियासी किबले अलग अलग हैं, लेकिन वैसे ये भाई हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ज़रा शुरू कर दूं। पहले तो 1 मिनट में मुझे ये बताइए हम कहाँ खड़े हैं, फिर हम जाएंगे ज़ुबैर के पास, उनसे पूछेंगे उनकी गवर्नमेंट क्या करेगी इसके बारे में। माशी तौर पर क्या हम देखें, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जितने भी लोग हैं जो मईशत को समझते हैं, उनके एक ओपिनियन है और ये यूनानिमस डिसीजन है कि पाकिस्तान की मईशत कभी आज तक 65 साल की तारीख़ में इतने बदतरीन हाल में कभी भी नहीं रही। ठीक है, तो ये मैं 1 मिनट में ये कर सकता हूँ। और उसकी वजह यह है कि ये ख़ासकर जो पिछला 5 साल गुजरा है, इसमें मईशत को बिल्कुल रडार पे नहीं रखा गया था। तो इसलिए वो पार्टी भी रेडार से गायब हो गई ना, पार्टी भी रेडार से गायब हुई। और ये हमारे इश्यूज हैं महंगाई, जॉबलेसनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट जो सी बिल्कुल एक मायूसी की थी, और एनर्जी क्राइसिस। बिल्कुल ये चारों चीज़ें मैं पहले ज़ुबैर से पूछ लेता हूँ, क्या आपके ख्याल में ये अगर सही तरीके से टैकल की जाए तो मिनिमम कितना अर्सा चाहिए? देखें, ये अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। वक्त जो का अगर कोई टाइम बताए तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक टीम क्या है, उस इकोनॉमिक टीम को पॉलिटिकल लीडरशिप की कितनी सपोर्ट हासिल है, आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, मुल्क के अंदर के एनवायरनमेंट कैसे हैं और मुल्क के बाहर के एनवायरनमेंट कैसे हैं। इन तमाम के दरमियान में ये जो आप फिर कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक पूछ लेते हैं। ज़ुबैर ज़रा ये आप बताइएगा कि क्या आप लोगों के प्लान हैं? 2-3 सवाल हैं मेरे। महंगाई लोगों का बहुत बड़ा मसला है, इस पर इमीडिएटली आप लोग क्या करेंगे? एनर्जी पे तो भी हम आएंगे, बिकॉज वो होगा तो सब कुछ चलेगा, लेकिन महंगाई और ये जो लोग बिल्कुल बेरोजगारी, इन 2 चीज़ों में और एनर्जी पे, इन 3 चीज़ों में बताएं आप लोग स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं। द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज कि मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत हमेशा से बिजनेस फ्रेंडली रही है, प्रो बिजनेस रही है, और उसके जो माशी रिकॉर्ड है पिछले 90s के अतवार का, तो उसमें अगर मेरा ख्याल है बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी कॉन्फिडेंस इस वक्त फील कर रही है। और आपने उसका फर्स्ट रिजल्ट कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो बढ़ती हुई रफ्तार है उससे महसूस किया होगा। नहीं वो ठीक है, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज आम आदमी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस बताएं मुझे। ज़ुबैर, हिस्ट्री तो हमें पता है, हिस्ट्री अच्छी होती तो आप ना बैठे होते यहाँ जी।
अगर हिस्ट्री तक तो हमें पता है, ये मुझे बताइए अब आप स्पेसिफिक मेजर्स क्या ले रहे हैं? मतलब आप मुझे बताएं, हाँ जी हम कल जो लैंडिंग रेट है ये कम कर देंगे, हम टैक्स नीचे ले आएंगे या बढ़ा देंगे, व्हाटएवर मेजर्स बताएं क्या ले रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें नंबर ऑफ मेजर्स एंड लैंडिंग रेट तो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक फ्रेम करता है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो लैंडिंग रेट विल बी डिटरमिन्ड बाय देम और वो उसके क्या सुनने में ही इंडिपेंडेंट है। जितने गवर्नर स्टेट बैंक आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है, जो गवर्नमेंट चाहती है वही करते रहे हैं सारे। तो अभी तक तो इंडिपेंडेंट हमने स्टेट गवर्नर ही नहीं देखा। जो इंडिपेंडेंट थे वो जाएंगे घर चले जाते हैं। ऑन बुक्स तो बिल्कुल आपने देखा, सलीम रजा साहब थे, मेरा ख्याल है वो घर चले गए थे क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंस अरोड हो रही थी, शायद कारदार चले गए थे जी, शायद कारदार चले गए थे। तो बेसिकली वो तो एक डील करने का तरीका है। मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अगर हुकूमत ने बनानी है तो फिर स्टेट बैंक का फायदा क्या है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे थे कि स्पेसिफिक मेजर्स क्या लेंगे, मालिक एक चीज आप ख्याल करें कि ये मेरा ख्याल है पहला मौका ऐसा है कि हुकूमत जैसे ही संभालेगी और बजट का वक्त आ जाएगा। सो बजट इज द फर्स्ट पॉलिसी गाइडलाइन जो कि आप देखेंगे और ऑब्वियसली उसमें जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे और बहुत से मेजर्स लिए जाएंगे, अनाउंस किए जाएंगे, वो इस वक्त तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन दैट विल सेट द डायरेक्शन एज पर द मैनिफेस्टो। कुछ आइडिया तो हमें दें, कुछ आइडिया तो हमें दें कि हमें कुछ या उम्मीद में जागे या मायूसी से हम मर जाएं, कुछ तो हमें बताएं। नहीं, मेरा ख्याल है उम्मीद तो होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों अवाम ने उम्मीद के बेसिस पर ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट दिए, तो उम्मीद तो है। जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मेरा ख्याल है आए होंगे, उन्होंने डिटेल में काफ़ी बताया होगा कि व्हाट आर द स्पेसिफिक स्टेप्स, बिकॉज हम चाहते हैं कि इकोनॉमी किक स्टार्ट हो, और किक स्टार्ट होने का फास्टेस्ट तरीका जो है एनर्जी सेक्टर को रिस्टोर करना। एनर्जी पे एक चीज़ बता दें, फिर एनर्जी पे एक जल्दी से एक चीज़ बताएं, फिर मैं जाता हूँ, आपके भाई की तरफ भी जाना हमने। ये मुझे आप बताइए, आज सऊदी गवर्नमेंट की जो बात चल रही है कि उन्होंने कहा 1 लाख रोज़ का क्रूड ऑयल की बैरल्स हम देंगे और 15,000 टन फर्नेस ऑयल हम रोज़ का देंगे डेफर्ड पेमेंट के ऊपर। इसका क्या मतलब है? अव्वल तो ये क्या कितना ये सही बात है, और अगर होती है तो इसका क्या मतलब है? ईरान गैस पाइपलाइन फारग तो जाहिर है उसकी एक क्विड प्रो को तो होगा। मेरा ख्याल है अभी तो मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है जो आप सऊदी ऑफर की बात करें। सऊदी अरेबिया ऑलवेज हैज़ बीन अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है हमें उम्मीद भी लगानी चाहिए कि सऊदी, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि हम उनको कहें कि अच्छा आप ये देंगे और उसके बदले हम ईरान गैस पाइपलाइन का मामला ख़त्म कर देंगे। दैट हैज़ टू बी इवेल्युएटेड सेपरेटली। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये सऊदी डील जो है, जो आप जिस तरह से बता रहे हैं, इस तरह से ऐसा कुछ होने वाला है। कैसी टीम है, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे ये बातें? नहीं पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब तक मेरे पास स्पेसिफिक इतलात नहीं होंगी तो आई कांट शेयर दैट विद यू कि वो आप तो मुआहदा ऐसा है जैसे मुआहदा हो चुका। बताएं, ये 2-3 हमें बातें पता लगी। एक तो ये लगी कि जी टारगेटेड प्राइस राइज होगी बिजली की, जो टारगेटेड सेक्टर्स में होगी, हर बंदे के नहीं होगी, वो करेंगे। जीएसटी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बढ़ा रही है, 16 से 17 कर रही है अपने मिनी बजट के अंदर। क्या आप लोग इसको रखेंगे या नहीं रखेंगे? उसके अलावा उन्होंने कई मेजर्स और अनाउंस किए हैं मिनी बजट की, वो आई एम श्योर आपके मिनी बजट, आप मिनी बजट क्यों कह रहे हैं? वो तो बजट ही, अब तो बजट आने वाला है। मिनी बजट तो एक बजट के बाद एक जो डिसीजंस लिए जाते हैं। देखें, एक तो बिजली के हवाले से सब्सिडी दी जाती है, क्वेश्चन ये है कि वो अक्रॉस द बोर्ड दी जाती है, अमीरों को भी दी जाती है, गरीबों को भी दी जाती है। व्हाई शुड द रिच गेट दैट सब्सिडी? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव रेज्ड, और उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे कि जी अमीरों के लिए वो सब्सिडी ना हो, गरीबों के लिए हो, ताकि उससे एक तो सब्सिडी का अमाउंट भी कम होगा और एक जो तबका जिसको देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आप जीएसटी बढ़ा, अगर आप भी जीएसटी बढ़ाने के हक में है, तो ये तो इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन होगी और महंगाई बढ़ेगी, बजाय महंगाई कम करने के आप भी उसको बढ़ाएंगे। नहीं, देखें कुछ तो मेजर्स ऐसे लेंगे उसको। देखें, एक तरफ एक एक्शन से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, 2-3 एक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पर इन्फ्लेशन बढ़ता है। एक तो सप्लाई साइड को आप कंट्रोल अगर करें तो उससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल रह सकता है। आपने मॉनेटरी पॉलिसी का हवाला दिया था, अगर गवर्नमेंट बोरिंग कम होगी तो इंटरेस्ट रेट्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट बोरिंग का तो हमारा कोई, आपने शुरू में जिक्र किया था, पता नहीं 14,000 अरब के सिफर भी लगाने भूल गए हम। तो जाहिर सी बात है इस वक्त 85-86% जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को नहीं जा रहा। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी, जब तक आप डेफिसिट कम नहीं करेंगे, देयर नंबर ऑफ एक्शंस दैट यू हैव टू टेक। आपको अपना एक्सपेंडिचर कम करना है, जो कि हम करेंगे। मुझे हमें अपना रेवेन्यू। चलिए मैं आपके पास वापस आता हूं, मैं असद उमर साहब को ले लूं बीच में।
असद, ये मुझे बताइए, आपने इनकी कोई बातें समझ आई हैं जुबैर की? मुझे तो समझ से बालातर हैं कि मुझे स्पेसिफिक्स उसमें नहीं नज़र आ रही हैं। आप मुझे बताएं स्पेसिफिक गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेने चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ आए और कुछ हमें कुछ समझ आए कि हो क्या रहा है हमारे साथ। आई थिंक मालिक, आपको मेरे ख्याल में मीडिया को भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक एक्शंस तो बिल्कुल डिमांड करने चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। जाहिर है बातों से तो नहीं काम होगा, लेकिन एक ज़रा जिसका ख़तरा है कि मीडिया का बेइंतहा प्रेशर इस पे आ जाएगा कि इमीडिएट इस वक्त आप क्या करेंगे जिससे अगले हफ्ते हालात बेहतर होंगे। उससे होता यह है कि जो पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी मसाइल हैं वो वहीं के वहीं खड़े हो रह जाते हैं, बल्कि मजीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी उस बात को सुनने को नहीं तैयार होता जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जिसके असरात जो हैं आपको अगले हफ्ते नजर ना आए। तो एक तो जो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या देख रहा हूँगा, जो नई हुकूमत आई है कि वो इकदाम सही ले रही है ये नहीं ले रही है, वो बुनियादी पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उनको कैसे एड्रेस कर रही है। उसमें एक जो बहुत बड़ा जो इशू है वो पाकिस्तान का फ्लॉड टैक्स सिस्टम है, और जो कल इन्होंने अनाउंसमेंट की है इंटरिम गवर्नमेंट ने अभी, वो अगर पीएमएलएन की अप्रूवल से हैं तो बहुत खराब खबर है हमारे लिए, और अगर उनकी अप्रूवल से नहीं है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आज नहीं तो कल कोई बयान आना चाहिए इनकी तरफ से उसकी मजम्मत करने के लिए, क्योंकि वही पुराना घिसा पिटा निजाम, वही इनडायरेक्ट टैक्सेशन, लाद दो पाकिस्तान की मिडिल क्लास और गरीबों को टैक्सेस से, और जो अमीर तबके हैं जो ताकतवर तबके हैं उनसे टैक्स में वसूल करो। जो सब्सिडी की बात हो रही है, मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, कोई सब्सिडी नहीं है पाकिस्तान की कंज्यूमर को, किसी कंज्यूमर को कोई सब्सिडी नहीं है। जो जिस अमाउंट को सब्सिडी कहा जाता है ये वो अमाउंट है जो करप्शन, चोरी, इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है। हुकूमत की करप्शन, इनकॉम्पिटेंस और चोरी को सब्सिडी का नाम नहीं दिया जा सकता। हम बिल्कुल नॉन टारगेटेड सब्सिडीज के खिलाफ हैं। अमीर लोगों को सब्सिडी किसी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से सही बात है, जितनी वेबडा में लाइन लॉसेस, जितनी एनर्जी सेक्टर में फर्नेस लॉसेस, चोरी चिकारी सैकड़ों अरब में जाती है और वो हमारे पे डाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, करप्शन को छुपाया जाता है उस तरह। इकदामात अगेन जो वो बुनियादी जो बात कर रहा था वो यही है, इसी किस्म के इकदामात हमें नजर उम्मीद रखते हैं और हमारी दिल से उम्मीद है कि हमें वो नजर आएंगे ये इकदामात, और हमें मौका भी देना चाहिए। अभी तो वो पावर में भी नहीं आए बेचारे, उनको पावर में तो आने दे, लेकिन जब जिस दिन आएंगे तो हमारी उम्मीद ये है कि जो इकदामात होंगे वो उस करप्शन से डील करना। अच्छा ये बताएं, आप लोग असद, आप लोग तो पूरे तैयार थे पावर में आने के लिए, एक जगह तो पावर में आ भी जाएंगे आप। खैर इसलिए मैं एनएफसी की बात भी करूंगा क्योंकि सूबों के पास बड़ा पैसा है, खासतौर पे आपके वाले सूबे के पास तो बड़ा ठीक ठाक फिस्कल मार्जिन है होगा। मुझे अब ये बताएं, अगर आप आज बैठे होते सेंटर में तो आम आदमी को इमीडिएट रिलीफ देने के लिए आपके ख्याल में क्या, मैं एग्री करता हूँ कि स्ट्रक्चर्स एकदम हफ्ते दो हफ्ते नहीं, लेकिन आम आदमी तो बेचारा हफ्ते दो हफ्ते में ही उसकी जिंदगी गुजर रही है, उसको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट? बाकी बातें आपकी ठीक है, लेकिन लोगों को भी तो कुछ रिलीफ चाहिए। जिस एरिया के अंदर इमीडिएट रिलीफ नजर आ सकती है मालिक, वो है एनर्जी का एरिया। जो हमारी इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, प्रॉब्ली बदतरीन लोड शेडिंग जो इस वक्त हो रही है, उसमें से पूरा हिस्सा जो है वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका एक सिग्निफिकेंट ऐसा हिस्सा है जो आप अगर अच्छे मुंतजिम लगाएं, अगर आप सही टीम लेकर आएं और उनको बाइख्तियार कर दें, तो आपको सिग्निफिकेंट रिडक्शन नजर आनी चाहिए अपनी लोड शेडिंग के अंदर, जिससे जाहिर है लोगों की जाती जिंदगी में तो फायदा होता ही होता है, लेकिन उससे कारोबार भी बढ़ेगा। आप जो मैंने सऊदी ऑफर की बात की थी अभी जुबैर साहब से भी, ये जी 15,000 टन फर्नेस ऑयल एवरी डे डेफर्ड पेमेंट पे, 1 लाख जौन सा बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एवरी डे डेफर्ड पेमेंट पे 3 साल के लिए, और ये बहुत बात चल रही है, लुक्स लाइक ए रियलिटी। ये अगर हो जाता है तो क्या आपके ख्याल में कितनी इसका इम्पैक्ट है, और दूसरा इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? और दूसरा आपके ख्याल में, जिस तरह जुबैर साहब ने कहा है कि नहीं हम लिंक नहीं करेंगे, लेकिन आप समझते नहीं है कि ये लिंक हो जाएगा ईरान गैस पाइपलाइन से? देखिए ये जो फैसला है ना, वो सॉरी टू ऐड वन मोर थिंग, बिकॉज दिसंबर में ईरानियन गवर्नमेंट ने भी ऑफर की थी 1 लाख बैरल रोज की क्रूड ऑयल आपको देने की डेफर्ड पेमेंट पे। जी इसमें मालिक दिस इज गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं। तकरीबन हर सहमाही में $1 अरब का रिडक्शन आ जाता है। $6.5 बिलियन के करीब लिक्विड रिजर्व रह गए इस वक्त स्टेट बैंक के। तो आपके पास एक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस तो सामने नजर आ रहा है जिससे आपने डील करना है।
तो अगर आपको $15 बिलियन की डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी मिलती है तो आपने कम से कम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 1 साल के अंदर उस प्रॉब्लम को अपने लिए आसान कर लिया है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। जो इसके 2 पोटेंशियल नुकसानात हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं ना दोनों में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो जिस वक्त हम फॉरेन एक गवर्नमेंट से इतनी बड़ी सपोर्ट लेंगे तो ये एक्सपेक्ट करना कि उससे हमारे पॉलिसी इंपैक्ट कुछ भी नहीं होगा, ये ना समझ में आने वाली बात है। एंड सऊदी अरेबिया का इंपैक्ट, हमारी इन्फ्लुएंस सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं है। सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन और पाकिस्तान के जो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर भी हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी हमारा वॉर ऑन टेरर का इश्यू बड़ा डायरेक्टली लिंक्ड है। तालिबान का ग्रुप्स का जो सर्टेन ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट है वहां से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्रिटिकल पॉइंट है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो हमें उस पर बहुत नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं वहां पे हमारी पॉलिसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज या कमजोर ना हो रही हो जो हमारे स्टेट के इंटरेस्ट में है। दूसरा जो है, जब हम ये बाहर की हेल्प से ये शॉर्ट टर्म रिलीफ ले लेते हैं ना तो वो जो सारा प्रेशर होता है रिफॉर्म का वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल दिल से आपको बता रहा हूं, आई एम होपिंग कि अगले 90 दिन के अंदर PMLN गवर्नमेंट मुश्किल सियासी फैसले करे। हमारे एजेंडाज मंशूर अभी फ्रेश हैं, अभी हमें अपने मंशूर से पीछे हटना कोई आसान काम नहीं है किसी सियासतदान को, और बहुत आपको ओवरलैप नजर आएगा। इस वक्त आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल जाएगी अक्रॉस द बोर्ड। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे मंशूर के जो पॉइंट है अगर PMLN उनके ऊपर अमल कर रही होगी, जहां जहां ओवरलैप नजर आएगा हम पॉलिटिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। सो कहीं ये ना हो कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ जो मिले उसकी वजह से हम ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दें और साल के बाद जब हम कोशिश करें तो इट इज टू लेट देन। अच्छा, मैं एक कमेंट मालिक कर सकता हूं? मैं एक कमेंट कर सकता हूं। और आपसे भी एक सवाल था, फिर मैं डॉक्टर साहब असद उमर से तो हमें बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी, आई एम 100% श्योर। इमरान खान से नहीं मिलेगी, ये तो मैं एक वाजे फर्क बता दूं। नहीं, असद एज अ सीनियर पार्टी नहीं, अभी आपने इलेक्शन रिजल्ट पर देखे, बट इन एनी केस आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्प्यूट थिंग। मैं सिर्फ ये बात, अगर आप मुझे टाइम दे रहे हैं, कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक सिचुएशन और हम क्या नहीं, बट बिफोर यू गो बैक टू द इकोनॉमिक थिंग लेट मी से इट है, मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं बैठा हूँ। आई एम सिटिंग हियर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो मैंने स्टेटमेंट दी है ये तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट है, और इसमें अब मुझे मेरी स्टेटमेंट में और इमरान खान की स्टेटमेंट में आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। जुबैर साहब ये बताएं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमारे जहां जहां ओवरलैपिंग होगी, इन द सेंस कि जहां एग्रीमेंट होगा हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, हम ठुक के सपोर्ट करेंगे PMLN को। बड़ी अच्छी ऑफर है। ये बताएं, आप जो इंटरनल डिस्कशंस कर रहे हैं, क्या आप लोगों में हिम्मत है टफ डिसीजंस लेने की, एनर्जी के अंदर CNG वालों को टेक ऑन करने की, फर्टिलाइजर वालों को टेक ऑन करने की, वेस्टेड इन ग्रुप्स को टेक ऑन करने की? क्या आप लोगों में हिम्मत है कि आप लोग इसी बात से डर जाएंगे कि 2000 बंदा सड़क पे निकल आएगा तो क्या होगा? नहीं जी, बिल्कुल। देखें, लेकिन मालिक साहब, जो हुकूमत होती है ना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप उस से बाहर बैठे हैं तो आप बहुत आसानी से ये सब इलेक्शन में वादे करते हो तो सुन तो ले, मेरा पूरा नहीं होता, हुकूमत में आते ही आपको मुश्किलात नजर आ जाती हैं। मालिक साहब, मेरा पूरा जवाब तो सुन ले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये वो एस्पेक्ट देखना पड़ता है, बट आई एम नॉट सेइंग इवन फॉर अ सेकंड कि हम मुश्किल फैसले नहीं करेंगे। बिल्कुल मुश्किल फैसले करेंगे, चाहे उसका ताल्लुक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को नाराज करना हो, या किसी और इंडस्ट्री को नाराज करना हो, या बड़े स्टेक होल्डर्स को नाराज करना हो, या एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से कोई मुश्किल डिसीजंस हो। कोई भी इस वक्त मैंने जितनी इंटरनल मीटिंग्स अटेंड की हैं, एक दफा भी मैंने एक किसी से ये नहीं सुना कि जी ये क्या, एक्सेप्ट फॉर द पॉलिटिकल। मुझे एक कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, सिर्फ एक सवाल भी दे दें। क्योंकि आप सूबों के पास चला जाना, एग्रीकल्चर टैक्स उनका मसला है। पंजाब में कम से कम आप एग्रीकल्चर टैक्स लगा रहे हैं 100%, 150% लेते हैं नाजरीन। और उसके बाद आगे बात नहीं, 115% से वोट पड़ते हैं, छोड़ दें 115% को, 120% वोट पड़ते हैं, 100% ही आपका काफ़ी है टैक्स लगाने के लिए। और ये आके नाज़रीन इसके ब्रेक के बाद ये बात करेंगे डॉक्टर साहब से और व्याख्याओं से भी कि और क्या क्या इमीडिएट स्टेप होने चाहिए। हमें जो कुछ महीनों की बात, हमें कुछ तो हमें लाइट जो कहते हैं एट द एंड ऑफ द टनल हमें नजर आए। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में फिर खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली फिर मैं इनके पास जाऊंगा, इनसे भी राय लूंगा। हमें बार बार बताया जाता है सबसे बड़ा मसला है जी सर्कुलर डेट का। 11 साल आपने भी एडवाइस किया, और सर्कुलर डेट जब तक नहीं होगा ये कुछ नहीं चलेगा। ये ऐसा खौफनाक पहिया सब कुछ हमें क्रश कर रहा है। सर्कुलर डेट किस तरह खत्म होगा, जल्दी से बताएं ताकि आगे बात चले। सर्कुलर डेट कभी भी खत्म नहीं हो सकता, बाय डेफिनेशन नहीं हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये?
आज अगर 600-700 बिलियन सर्कुलर डेट है, आज चेक काटें आप दे दें, आप कहेंगे जी मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं, कल से फिर सर्कुलर डेट शुरू हो जाएगा। वो क्यों होगा? एज लॉन्ग एज देयर इज अ पावर थेफ्ट, चोरी हो रही है। तो असद ने कहा कि असल चीज वो है करप्शन, थेफ्ट, वही है। ये है क्या चीज है? ये देखें, तो ये तो अगर आप ठीक लोग ले आए, ये तो 30 दिन में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल हो सकता है, आपको नजर आने लगेगा, क्योंकि ये जितने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हेड हैं, जब आप अपॉइंट करते हैं, आपने कभी किसी को परफॉर्मेंस टारगेट नहीं दिए कि आज आपके इलाके में आपके लाइन लॉसेस और चोरी जो हैं वो इतने % है, 3 साल में आपने यहाँ लाना है, यह आपका रोड मैप है, हमने हर साल इसको मॉनिटर करना है। इफ़ यू डोंट परफॉर्म यू आर आउट, आई विल ब्रिंग न्यू टीम। ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि आपके जो बिल भेजे हुए हैं अपने अपने इलाके में, आप में बिल कलेक्शन कितने % हो रहे हैं? 70 अरब तो साल का वही आपका। तो अगर वो बिल कलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो ये बिल कौन पे कर रहा है? यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे करता है। एक चीज बताएं, एक बात होती है कि जी पैसा नहीं है, 40 हमारा जो इनकम का 40% है वो चला जाता है डेट सर्विसिंग के अंदर, बाकी फौज खा जाती है, 15-20% लोगों के लिए बचता है। फौज क्या 40% खाती है कि 16-17%? फौज खाती कितना है हमारा? ये बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल अच्छा किया, और ये इतना मिसपरसेप्शन है। यहाँ पर हर तरह के लोग बैठे होते हैं जो 50 से लेकर 180-85% बता देते हैं कि ले जाता है। हकीकत ये है कि 16% हमारे बजट का ये डिफेंस बजट है, 16%। और डिफेंस के बजट को के डेफिनेशन को भी हमने और एनलार्ज कर दिया है। ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, वो भी है साथ, वो मिलाकर है। ठीक है नहीं, लेकिन ये भी तो है कि जितनी पेंशन वेंसेस वो कहते हैं अरबों में बनती हैं, वो आपने सिविलियन में डाली हुई है। नहीं, देखें, ये तो फैसला 2002 में हुआ था, 2002 या 1 में, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ कराए गए थे दुनिया में, देखा गया कि वहाँ किस तरीके से डिफेंस बजट को अनाउंस करते हैं, बताते हैं वो, तो वहाँ पर वो उनके पेंशन जो हैं वो नहीं होते थे। वो भी सिविलियंस भी होते हैं, वो सिविलियंस भी होते हैं। उसकी वजह यह है कि आर्मी में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं 60-70% वो तो मेजर के रैंक पे रिटायर होते हैं, जो एट द एज ऑफ 35 या 40 होंगे। ये मिथ है जो सा इतना, ऑफ कोर्स ये लोगों को पता होता नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आपको, ये भी लोगों को नहीं पता होता कि ये करेंसी का जो एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन, जिसको मैं शौकत तरीन फिनोमेना कहता हूँ, ये भी डिफेंस के बजट को बढ़ा देता है। अगर फर्ज कर लें कि ये एक शौकत तरीन साहब बड़े एक्टिव मेंबर हैं, नई गवर्नमेंट के बड़े अच्छे एडवाइजर हैं, अल्लाह ही हाफिज है। फिर मैं तो यही जुबैर साहब सुन रहे हैं आप? जी, तो ये अगर एक पेन है, ये फर्ज कर लें कि एक ये वेपन्स है जिसकी कीमत आज $1 है, हमने डिफेंस बजट पे 62 रुपए इसके रखे हुए हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में यही उसके डिफेंस इक्विपमेंट की $1 है, और आज 100 रुपए एक्सचेंज रेट हो जाए तो मुझे बजट में 100 रुपए देना होंगे। चलिए ठीक है, वो बहस दूसरी हो जाएगी। लेकिन मुझे इससे मैं यही जानना चाहता हूँ, जुबैर साहब आपने सुन लिया कि असल की जो हमें नजर आ रही है रिलीफ की, सही लोग लाएं, सब कुछ लाएं, तो मैं वजाहत कर दूं मालिक के सही लोग कैसे लाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है एक फंडामेंटल चेंज इस दफा हम कर रहे हैं, और वो चेंज ये है कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर से होंगे, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई मिनिस्टर नहीं अपॉइंट करेगा। नो वन विल बी अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट प्रोसेस। अगर हायर होंगे तो वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू होंगे, और जो दुनिया में हम बेस्ट टैलेंट को एडवर्टाइज करेंगे कि जी आए और इन इदारों को आप इनके प्रेसिडेंट या सीईओ बने। सो एक दफा आपने ये कर दिया और आपने इंडिपेंडेंट बोर्ड बना दिया। प्रोसेस में एक क्वेश्चन, ये प्रोसेस तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या ये प्रोसेस में फिर कितने महीने नहीं लग जाएंगे? 3-4 महीने पहली सिलेक्शन में लग जाएंगे, आपके 2 क्वार्टर तो इसमें निकल जाएंगे। पहली बात तो ये, जिस तरह असद ने कहा था कि अगर आपने अगले हफ्ते कुछ करना है तो वो नहीं होगा। अगर आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, मैं आपको इतना बता दूं, इन्होंने 125 बंदे की लिस्ट बना के, जी हमारे पास भी लिस्ट है सर, आपके लोग थे जी हमारे पास भी लिस्ट है। वही वाली तो नहीं आपने उठा ली, वही वाली लिस्ट तो नहीं उठा ली आपने। हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जाहिर है कॉमन नाम होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मैं XYZ को अगर प्राइम मिनिस्टर लगा दें तो आप कहेंगे ये पॉलिटिकली अपॉइंटेड है, तो ये डिलीवर कैसे करेगा? ही शुड बी अकाउंटेबल, ही और शी शुड बी अकाउंटेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट टू द प्राइम मिनिस्टर। और नो मिनिस्टर कैन देन आस्क दैट CEO कि जी आप इतने लोग भर्ती कर लें, क्योंकि वो अकाउंटेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होगा, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने की होगी। सो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग। और आप
आप किस तरह से करते हैं? कोई भी बड़े से बड़ा इदारा आप ले लें बाहर का, दुनिया का, मैं आईबीएम में काम कर चुका हूं, आईबीएम को फर्स्ट टाइम लॉस हुआ, दे चेंज द सीईओ। चले जी, एक तो ये हो गया कि जितने आप बोर्ड हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, डायरेक्टर्स, वो चेंज करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में, और जितने भी स्टेट कॉर्पोरेशंस हैं उनको भी आप क्लीनलेसली रन करेंगे, हो गया। एक आपने कहा कि हम जो है ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएंगे, डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे हम ज़राअत के ऊपर। क्या एक बात ये चलती है कि इनकम टैक्स हर एक पे लगाएं, आपको एग्जेम्पशन ना करें, उसकी स्लैब्स रखें, लेकिन जहाँ बाहर होता है जो एक सफाई करने वाला है वो भी टैक्स देता है, लेकिन उसकी ब्रैकेट और है। क्या हमारे मुल्क में भी अब यही होगा कि हर बंदा टैक्स दे? थोड़ा ज्यादा तो जाहिर है, द रिचर यू पे मोर, द पुअर यू पे लेस। एक हद तो है जो एक कुछ लोग हैं जो कि इस काबिल नहीं है जिनको टैक्स देना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है। इस वक्त मेरा ख्याल है 4 लाख या 5 लाख उसकी मिनिमम लिमिट है, वट एवर दैट लिमिट इज, वो तो हमेशा रहेगी, विद इन्फ्लेशन वो बढ़ती भी चली जाएगी। मेरा सवाल आपसे इसलिए जुबैर, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो पंजाब में आपकी गवर्नमेंट थी जी, उसके जमाने में टैक्स कलेक्शन नीचे गई, उसके जमाने में रेवेन्यू कलेक्शन नीचे गई। तो अगर माइक्रोइकोनॉमिक के अंदर देखें तो जो आपका एक्सपीरियंस था पंजाब में, वहां पे ये टैक्स कलेक्शन नीचे गई, तो पूरे मुल्क में कैसे बढ़ाएंगे? अच्छा देखिए मालिक, मैं इस वक्त वो उन पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं जाना चाहता कि जी पीपल्स पार्टी का इसमें सेंटर का कितना कसूर था, हमारा क्या था, बिकॉज दैट ओपन्स अप अ सेपरेट डिबेट। अगर इलेक्शन से पहले आप ये प्रोग्राम कर रहे होते और इलेक्शन से पहले हम इसकी वजाहत भी करते थे, लेकिन आज अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूं कि पंजाब की कंट्रीब्यूशन जो होगी, वो तो जाहिर है बड़ा सूबा है, लेकिन वो आपको किसी हवाले से भी, एफर्ट के हवाले से, कलेक्शन के हवाले से, सिस्टम के हवाले से आपको कोई सवाल नहीं पैदा होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो है ना, ये जो आप बाहर उठा रहे हैं, ये हमारे मीटिंग्स में अंदर भी, एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में कल एक बजट कमेटी है पंजाब के हवाले से, देयर वी डिस्कस थ्रेडबेयर कि ये क्यों, देखें उसमें 2 चीजें हैं, ये मैं वजाहत भी कर दूं आज, क्योंकि अगले महीने आप फिर मेरे से ये सवाल पूछ रहे होंगे कि अब आपने एग्रीकल्चर टैक्स कितना कलेक्ट किया। हमारा जो टैक्स का तमाम निजाम है, चाहे वो एग्रीकल्चर टैक्स हो या दूसरा हो, एफबीआर की अभी असद ने भी बात की थी, उसको कंप्लीटली रिफॉर्म करने की जरूरत है। इस वक्त आपको पता है जिना मार्केट इस्लामाबाद जहां आप बैठे, या लिबर्टी लाहौर या क्लिफ्टन कराची, वहां से टैक्स कलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो हम अब एग्रीकल्चर टैक्स को कैसे प्रॉपर्ली, सो द होल थिंग हैज टू बी रिफॉर्म्ड एंड दैट विल टेक सम टाइम कि उसको इंप्लीमेंट करने में, और जैसे जैसे वो इंप्लीमेंट होता चला जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से हम टैक्स कलेक्शन, तो क्या हम ये समझें कि अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बोझ कम होगा लोगों पे? जाहिर सी बात है, बिकॉज अगर आप एफर्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन पर तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का रेशो कम होगा। लेकिन जो आपने बात की थी टैक्स टू जीडीपी रेशो, मेरा ख्याल है असद विल कंफर्म दैट कि इनका भी टैक्स टू जीडीपी रेशो वही टारगेट था जो पीएमएलएन के मैनिफेस्टो में दिया गया, और इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ वो टारगेट अचीव करेंगे विद इन दिस पीरियड दैट वी हैव डिफाइंड, हम उससे काफी ऊपर जाना चाहते हैं। ये कंजर्वेटिव टारगेट लिया, लेकिन मालिक ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स होंगे इसमें करने जरूरी होंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे और अगले महीने एक छोटा सा रिलीफ देने के उसमें पड़ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कभी भी आप लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ये अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब भी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, और मैं असद से भी ये पूछना चाहूँगा। दूसरा सवाल ये कि जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है बड़े बड़े घर, मोहल्लात की तरह के घर, करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, उन्हीं लोगों के हम टैक्स रिटर्न्स देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं है, और उनमें से 70% तो असेंबलियों में ही बैठे हुए हैं। ये जो लोग होंगे ये किस तरह सारी रिफॉर्म्स लाएंगे या लाने देंगे? 60 साल में इन्हीं लोगों ने रोकी हैं, अब इन्हीं लोगों के साथ हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं, क्या ये हो पाएगा? और ये सवाल मैं ख़ास तौर पे असद उमर साहब से ही पूछूंगा क्योंकि वो गवर्नमेंट भी फॉर्म करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में फिर खुशामदेद। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने सारी बातें सुनी, कर पाएंगे ये सारा क्लीन? इसलिए अब गवर्नमेंट इलेक्ट होती है इसलिए तो नहीं होती कि सारा कुछ बोर्ड्स के हाथ में पकड़ा के बैठ जाए। और ये जहां हम लाखों लोग हैं, सुना एफबीआई ने लिस्ट बनाई थी 7 लाख लोगों की कि जी हमने उनका रिहाइश का तरीका देखा है, किस तरह खर्च रहे हैं, उनको नहीं टैक्स नेट में हम ला सके, किस तरह होगा? देखिए, इसमें 1-2 चीज़ें इसी से रिलेटेड मैं आपसे करूँगा, और आप देखेंगे कि अगर हम ये कर डालेंगे तो ये कॉन्फिडेंस लोगों के नज़र आने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ में एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में कहा गया है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में दोनों बड़ी जो पार्टियां हैं हमारी, पीटीआई एंड पीएमएलएन, दोनों के एजेंडे में है ये, और ये बहुत अच्छी चीज़ है।
इन्होंने जिक्र किया कि एफबीआर में भी सलाहियत बहुत कम हो गई है टैक्स तरीके से इकट्ठा करने का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में उससे भी कम है। तो रिलेटिवली स्पीकिंग फेडरल गवर्नमेंट में अभी भी सूबों के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेंथ है टैक्स कलेक्शन के हवाले से। बहुत आसान तरीका है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एफबीआर को ये इजाज़त दे कि जी आप हमारे बिहाफ में टैक्स कलेक्ट कर लें, जो कलेक्शन के चार्जेस हैं वो आप ले लें, बाकी रिसोर्सेज हमें दे दें। क्योंकि ये इनका जब तक इनकी कैपेसिटी नहीं होती है, इसमें किसी आइन में तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आस्किंग एफबीआर कि जी आप हमारे बिहाफ में कलेक्ट करके आप अपने जो भी कलेक्शन चार्जेस है वो रखें और हमें दे दें। आप देखेंगे कि ये इसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, इसमें किसी आइनी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कॉन्फिडेंस की बात की है टैक्स पेयर के हवाले से जिनका जिक्र किया आपने। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ ले नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबली में, उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने मेंबरान से कहे कि जी आज आपने ओथ ले लिया है, अगर आप में से किसी ने NTA नंबर हासिल नहीं किए हैं या टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, बाय सच एंड सच डेट आप फाइल करें और नेशनल असेंबली के वेबसाइट पे आपका टैक्स का जो नंबर है जो आपने टैक्स दिए हैं वो आने चाहिए, ताकि ये ताना आगे फिर कोई ना कहे कि जी 70% पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो पिछले वाले पार्लियामेंटेरियन ज़रूर थे, इस पार्लियामेंटेरियन में हर शख्स जो है, जो आई एम श्योर के जो इलेक्शन लड़कर आए हैं वो इस काबिल हैं कि वो टैक्स नेट में ज़रूर आएंगे। 100% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे सूबों में हो चाहे वो मरकज़ में हो वो बिल्कुल असद को भी इसमें लेते हैं, अच्छी तजवीज़ है। लेकिन असद मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या हम कोई एक टैक्स ब्रेक अनाउंस कर दें, कोई साल 1.5 साल की, क्या हम अफोर्ड करते हैं नहीं करते? आई डोंट नो, आई एम अ कॉमन मैन। किक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम इकॉनमी को, लोगों को एकदम हौसला हो, एनर्जी को चले ठीक है शुरू हो जाएगा, किक स्टार्ट कर सकते हैं हम? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो मालिक आती है इन्वेस्टमेंट से और कैपेसिटी क्रिएट करने से। इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज्ड है और उसकी जो बुनियादी वजह है वो है बिजली का और गैस का बहरान। तो जैसे ही आप एनर्जी शॉर्टेज से डील करेंगे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। सबसे क्विक इलाज तो ये है कि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके आप एनर्जी शॉर्टेजेस को रिड्यूस जैसे ही करेंगे बेटर मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम से आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज वो फैक्ट्रियां तो ऑलरेडी लगी हुई हैं। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी, जैसे जुबैर साहब ने भी पहले कहा था, वो बिल्कुल क्रिटिकल है। कॉन्फिडेंस पैदा करना पाकिस्तानी बिजनेसमैन के अंदर भी और बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर भी कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही नौकरियां पैदा होती हैं, मईशत का पहिया चलता है। जब आप इन लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे, जब आप इन लोगों पे सख्ती करेंगे कि ये अपने गवर्नमेंट ड्यूज पे करें, तो उससे तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को आदत लेट से दूसरी पड़ी हुई है, तो वो फिर कैसे कॉन्फिडेंस होगा? वो तो भागेंगे फिर दूसरे मुल्कों में। बांग्लादेश था, इसी मुल्क के अंदर डॉक्टर अशफाक का जो आखिरी साल था एज एडवाइजर 2007 के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 22% था, वो 12% पे आ गया है। ये 10% का फर्क जो है, ये 10% का फर्क जो है ये 24 अरब डॉलर के बराबर है, तकरीबन 22 से 24 अरब रुपए के डॉलर्स के बराबर है एक साल की इन्वेस्टमेंट का। इसी मुल्क के अंदर होता था, इसी निजाम के अंदर। देखिए जो है टैक्स सिर्फ एक पहलू होता है आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर, लेकिन आपकी जो पहले आप बात कर रहे थे ना वो भी बहुत जरूरी है। लोग जो हैं वो ये भी देखना चाहते हैं, जो सीरियस इन्वेस्टर हैं वो ये भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ अगर आप टैक्स रेट जीरो भी कर दें और लोगों को कोई कॉन्फिडेंस ही ना हो आपके इकोनॉमिक फ्यूचर के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। थोड़े से मुझे जो है सिग्नल्स मिक्स नजर आ रहे हैं इस वक्त। अभी तो हम बाहर से ही देख रहे हैं, जुबैर साहब कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स बिल्कुल लगेगा। दूसरा जो है जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे आप भी पहले पूछ रहे थे, जो है वो इससे नहीं रिकंसाइल करता जो बातें करें, बट वी शुड गिव देम टाइम और हमें देखना चाहिए क्या। एंड मैं आपको फिर वही कहूंगा, जो भी अच्छा काम होगा जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, जो ऑपोजिशन रोल प्ले कर सकती है, अगर अगले 6 माह में असद, अगर अगले 3 महीने या 6 महीने ये गवर्नमेंट तमाम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम रोके और उसके फंड डाइवर्ट करके पहले एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करे, तो क्या ये डूएबल है?
देखिए आपकी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी प्रायोरिटाइजेशन तो क्लियरली एनर्जी होना चाहिए। आपको पता है मेरे व्यूज उसमें बहुत वेल नोन व्यूज हैं। मैं सख्ती से ये मेट्रो बस और बुलेट ट्रेन और इस सब के खिलाफ हूं, नॉट बिकॉज ये कोई अच्छी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट जो है उसमें कहीं से जुबैर साहब को बिल्कुल जुबैर साहब दो चीजें काइंडली क्लियर कर दें। एक तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं 100%, आपने तो आप तो 125% पे जा रहे थे। मिफ्ता साहब कहते हैं कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, मिफ्ता साहब ने मेरा ख्याल है नया टैक्स नहीं, मुझे उसकी रेलेवेंस बैकग्राउंड नहीं पता। आई कैन से विद अथॉरिटी आई हैव बीन पार्ट ऑफ द कमेटी। मैं कल की बात बता रहा हूँ, तो मिफ्ता उधर मौजूद भी नहीं थे। पहली बात तो यह है कि हमारे मैनिफेस्टो में क्लियरली स्टेटेड है। दूसरी बात यह है कि एज सब्सिक्वेंट टू द इलेक्शंस दिस हैज बीन डिस्कस्ड एंड एग्रीड कि इसको हमने प्रोसेस को जल्द अच्छा, मुझे ये कोई 4 बातें बताएं अच्छी जो इस प्रोग्राम जब लोग बंद करें टीवी या बिजली जाए तो बिजली जाने से पहले उनको 4 खबरें मिल जाएं कि यार ये 4 चीजें अच्छी होंगी जो हमारी जिंदगी बेहतर बनाएंगी माशी तौर पे। वो 4 चीजें क्या होंगी? पहले तो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बार बार एनर्जी, हम कहते हैं एनर्जी एनर्जी एंड एनर्जी। 3 तो चीजें ये हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे असद भी कह रहे हैं कि आपको ये बताइए नहीं आप ये 3 इस तरह ना करें, ये अपनी वाली गिनती ना करें आप फौजियों वाली। नहीं, ये मुझे बताएं कि पीएसडीपी जो अगर आप रिड्यूस पे तैयार हैं कि ठीक है दूसरे सोशल सेक्टर से निकालो और पहले एनर्जी में डालो, एज मच एज दैट विल बी रिक्वायर्ड, बिल्कुल करेंगे। बिकॉज सबसे देखिए एनर्जी के बगैर आपकी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। सो द फर्स्ट थिंग इज बड़ा सिंपल है। आपने कहा आम लोग सुन रहे हैं तो आम लोग, बिल्कुल हमारी हुकूमत भी नहीं चलेगी। आम लोगों के लिए बड़ा सिंपल है, अगर आप बिजली प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे एक फैक्ट्री में तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे एक्सपोर्ट होगी, उससे हुकूमत को टैक्स मिलेगा। सो इट हैज मल्टीपल इफेक्ट्स। बिजली की बात हुई है जुबैर, बिजली की बात हुई है, एक बात चल रही शायद इंडिया से भी इंपोर्ट करने की, वो है उसमें कुछ सीरियसनेस है? इंडिया से इंपोर्ट किए जाए तमाम ऑप्शंस जो हैं डिस्कस किए जा रहे हैं, तमाम ऑप्शंस, चाहे उसमें इंपोर्ट है या सेल्फ जनरेशन है या मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग है या फ्यूल मिक्स है चेंज करना, तो तमाम ऑप्शंस आर बीइंग डिस्कस्ड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा अपना रफली मैं बता रहा हूं कि इलेक्शन के बाद 5 सेशंस फॉर सेवरल आवर्स मैंने पर्सनली अटेंड किए जस्ट ऑन एनर्जी। So that is the kind of seriousness that the party and that presided by Mian Nawaz Sharif. इसमें ये नहीं मैं बात कर रहा कि जी at some lower level, नवाज शरीफ साहब ने 5 सेशंस जो मैंने अटेंड किए पिछले 10 दिन में, पिछले 7-8 दिन में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब लास्ट 10 सेकेंड्स, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? जो हमने बात नहीं किया ना, जितनी सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये सब डिपेंड करेगा कि ये जो 30 जून को जो हमारा रिजर्व लेवल जो है ये तकरीबन मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 3-3.5 बिलियन डॉलर के करीब आ जाएगा। इससे पैनिक ना मुल्क में फैले, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो। ये जितनी बातें कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर लें तो फिर तो आईएमएफ का आपसे और बात करेगी ना। देखें आईएमएफ के में अभी तो शायद ये हुकूमत नहीं जाएगी। अगर मैं सरताज अजीज साहब को जैसे मैंने सुना है वो कहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग हम नहीं जाएंगे। मैंने सुना है उनसे, मैंने भी उनकी बातें सुनी है। वो ये कहते हैं कि पहले हम चाह रहे हैं कि अपनी रिफॉर्म जल्दी से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पैकेज प्रेजेंट कर लें, फिर आईएमएफ के पास जाएं कि हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है कि पहले आप उनसे बातचीत करने से पहले आपके पास कुछ होनी चाहिए कि दिस इज आवर रिफॉर्म एजेंडा। आप इससे एग्री करते हैं, वो देखिए प्लस माइनस ऊपर नीचे थोड़े बहुत तो होंगे, तो दे विल प्रोवाइड अस फंडिंग। पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक उस वक्त होगा कि अगर हम नहीं जा रहे हैं वहां पर और ये रिजर्व इतनी तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं हमारे, इससे मुझे बहुत ज्यादा खतरा है। और दूसरी चीज ये है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड विद पीस एंड स्टेबिलिटी इन कराची। बहुत 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 शुक्रिया सर, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। नाज़रीन, बात वही आके खत्म हो रही है। 2 चीज़ों की बात है, गवर्नमेंट क्लीन गवर्नेंस दिखानी शुरू करे, और जहाँ बार बार बात हो रही है एनर्जी एनर्जी एनर्जी, रिसोर्सेज डाइवर्ट करें, खुद इकॉनमी जंप स्टार्ट करेगी, किक स्टार्ट होगा और हालात बेहतर जाएंगे। और एक चीज़ पे हमें बहुत एम्फसाइज करना है, जैसे असद उमर ने भी कहा कि कुछ चीज़ें लिंक्ड हैं किसी ऑफ़र से, इंटरनेशनल एनर्जी ऑफ़र से कभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कि वो हमारी लॉ एंड ऑर्डर या वॉर ऑन टेरर रिलेटेड पॉलिसीज़ को अफेक्ट करे। इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों को नेशनल इंटरेस्ट में देखेगी, ना कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट में। बहुत शुक्रिया।